अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अगस्त की अटेम्प्ट में अपना FAR 1 यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का पेपर देने जा रहे हैं। इस वीडियो में कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो आपने आखिरी 2 हफ्तों में फॉलो करनी है, और इंशाल्लाह ताला इन बेसिक गाइडलाइंस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले हमारी जो सेशन का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पेपर पैटर्न को एम्फेसाइज कर दिया जाए। ऑल्दो आप लोगों को मालूम है, लेकिन एम्फेसाइज करने से आप थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएंगे। साथ में किन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, आखिरी 2 हफ्तों में किस तरह से पढ़ना चाहिए, और पेपर पास करने के लिए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम पेपर के पैटर्न को वापस से एक बार रिकॉल करें तो आपका जो पेपर है उसमें एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा। रफली दोनों के 50-50 मार्क्स होंगे। सेक्शन ए में MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि सेक्शन बी में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। अब इन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ जो है वो आप छोड़ नहीं सकते। आपने अपने सिलेबस की मुकम्मल कवरेज करनी है। हाँ, जो टॉपिक शायद कम इम्पॉर्टेंट है तो उनको आप कम टाइम दें, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके ज़्यादा पास पेपर्स रिवाइज करें। लेकिन सेक्शन ए का मकसद ये है कि आपके पेपर के तमाम टॉपिक्स आपके पेपर में टेस्ट हो रहे होंगे। हो सकता है वो 1 मार्क के लिए हो, 2 मार्क्स के लिए हो, कोई MCQ आ जाए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, या फिर उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जनरली स्पेसिफिक एरियाज से आते हैं, सच एज नॉन करंट एसेट्स का आपके पास सवाल आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 से 3 सवाल होते हैं, 15 से 18 मार्क्स, 20 मार्क्स के सवाल आ रहे होते हैं। और इसमें जनरली एक नॉन करंट एसेट्स के एरिया से सवाल आ जाता है। आपके पास एक पूरा का पूरा सवाल आ सकता है जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी यहाँ पे सवाल आ सकता है। अच्छा, जहां तक शॉर्ट क्वेश्चंस की बात है तो शॉर्ट क्वेश्चंस में अगेन आईकेप आपसे कोई भी टॉपिक जो है वो टेस्ट कर सकता है। MCQs में कुछ भी टेस्ट हो सकता है। तो पेपर पैटर्न को एम्फेसाइज करने का एक जो रीज़न है वो ये है कि कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैं एक टॉपिक बिल्कुल ही इग्नोर कर कर चला जाऊंगा। हो सकता है कि उससे एक 6 मार्क्स 7 मार्क्स का सवाल आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में वो आ सकता है। टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंस बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर जो है वो 3 ग्रिड्स में बटा हुआ है जो आपका सिलेबस है। ग्रिड ए 30 से 40 मार्क्स है, जिसमें आपके पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिसका टेस्टिंग लेवल T1 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसका टेस्टिंग लेवल T2 है, और फिर NPO यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टेस्टिंग लेवल T1 है। अब सर, ये T1 और T2 क्या होता है? T1 वाले टॉपिक्स जो होते हैं वो तकरीबन 8 मार्क्स के आसपास पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स। और T2 वाले टॉपिक जो होते हैं उनका टेस्टिंग लेवल ज़्यादा होता है, यानी कि उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें ये नहीं सोचिएगा आप कि सर फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या किसी भी टॉपिक के साथ T1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका सवाल 8 मार्क्स का अलग से आएगा। नहीं, ऐसा हो सकता है कि 2 T1 या 3 T1 के टॉपिक्स मिलाकर आईकेप आपसे एक सवाल पूछ ले जिसकी टोटल वेटेज में भी 15 मार्क्स हो, 17 मार्क्स हो, 12 मार्क्स हो। बहरहाल T1 वाले टॉपिक कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये हम जानते हैं, और उनकी एक स्पेसिफिक लिमिट है जिसको वो क्रॉस नहीं करेंगे टेस्टिंग के हिसाब से। अब अगर हम ग्रिड ए को एम्फेसाइज करें, ग्रिड ए टोटल 30 से 40 मार्क्स की ग्रिड है। अब इस 3 टॉपिक्स को देखते हुए और T1 T2 को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का 15 या 20 मार्क्स का सवाल नहीं आएगा। सर, NPO के साथ भी तो T1 लिखा हुआ है, लेकिन हमने ये देखा है कि उसका एक पूरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने का या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का सवाल आ जाता है। इफेक्टिवली वो बात यहाँ पर कवर हो जाती है, यानी कि जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं उसमें से कुछ मार्क्स यहाँ पर रीएलोकेट हो सकते हैं। सो आप एक चीज़ ये कर लें, यानी कि आप NPO के 2-3 सवाल निकाल लें, ठीक है, अच्छे से रिसेंट वो कर लें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ठीक से देख लें। लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल आया है, स्प्रिंग 2026 की अटेम्प्ट में जो सवाल आया है उसी को दोहरा लें, 2-3 बार आप कर लें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ भी आपने नोट करी होगी अगर आपने स्प्रिंग 2026 का पास पेपर प्रैक्टिस किया है कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल था उसमें बेड डेट्स, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स के चैप्टर से भी कुछ चीज़ें आ रही थी।
इसका मतलब FAR 1 में वो चीज़ें आ सकती हैं जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हैं, बहरहाल वो बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं होंगी। ग्रिड बी जो है वो अगेन 30 से 40 मार्क्स की ग्रिड है। इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 का अमूमन मिल मिलाकर एक सिंगल सवाल आ रहा होता है। इसमें आपसे बोनस शेयर्स के बारे में, राइट शेयर्स के बारे में, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक में किसी एरर की वजह से स्टॉक की वैल्यूएशन चेंज होने की वजह से ट्रीटमेंट्स पूछी जाती हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पास इन दोनों से एक सवाल जो है वो इस बार आ सकता है, आएगा और लॉन्ग में आएगा। देखिए ये जो 30 से 40 मार्क्स हैं, आ तो वो सेक्शन ए में भी सकता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है, लेकिन ये जो 30 से 40 मार्क्स हैं इसमें से आईकेप की एक प्रैक्टिस रही है कि कभी कभी वो IAS 8 और स्टेटमेंट और चेंजेस इन इक्विटी को मिलाकर एक सवाल बना देता है और वो बन सकता है। फिर आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों का भी T2 लेवल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं खास हाईलाइट करूंगा। खास हाईलाइट करने की रीज़न ये है कि नंबर 1 इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैंने आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दिया है और वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें रेशियोज लिखे हुए हैं और रेशियोज के साथ उसके जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, साथ में उसके आंसर्स भी हैं। पोर्टल पर ये बहुत अच्छे से कवर हुआ है। नंबर 1 इस टॉपिक को अच्छे से करें। नंबर 2, आईकेप में इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रेशियोज की टेस्टिंग के लिए और कोई पेपर नहीं है, यानी कि दूसरे पेपर्स के सिलेबस में कुछ हद तक ये इंक्लूडेड है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर बड़े डिटेल में इसको कवर किया गया है। तो मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये आपसे पूछा जा सकता है। वर्टिकल एनालिसिस भी देख लीजिएगा, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी देख लीजिएगा, रेशियो के हैंडआउट्स को भी पढ़ लीजिएगा और रिसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स भी कर लीजिएगा। फिर आ जाते ग्रिड सी। ग्रिड सी में अमूमन आईकेप की प्रैक्टिस रही है कि वो 3-4 स्टैंडर्ड्स जो नॉन करंट एसेट से पर्टेन करते हैं उसको मिलाकर एक 18 मार्क्स का सवाल पूछ लेता है। अगेन इसमें भी कोई फिक्स रूल नहीं है। एक अटेम्प्ट में आईकेप ने ये भी किया था कि कुछ स्टैंडर्ड्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बनाकर दे दिए और सेक्शन ए में इसको टेस्ट कर लिया गया। बहरहाल इसकी 25 से 35 मार्क्स की वेटेज है। आई डोंट थिंक सो कि कोई खास यहाँ पर आपको मुश्किलात पेश आएंगी। खासतौर पर जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है मेरे साथ, मैंने इस एरिया को बहुत ज़्यादा आपके साथ शुरू के दिनों में एम्फेसाइज किया था कि इसको ठीक से और जल्द अज जल्द कवर कर लें। इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पर आ जाते हैं कि किस तरह से हम 2 हफ्ते आखिरी जो होंगे उसमें अपने पेपर की तैयारी करें। तो मैंने आपके सामने दिन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 4 दिन ग्रिड ए को दें, 4 दिन ग्रिड बी को दें और 3 दिन ग्रिड सी को दें। इस तरह से ये कुल मिलाकर आपके 11 दिन हो जाते हैं। और ग्रिड वाइज चलें, ग्रिड वाइज चलें। ग्रिड वाइज चलने से आप एक ही जैसे टॉपिक्स एक ही दिन में कवर कर रहे होंगे और आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ भाई अब इन 3 टॉपिक्स की मेरी 100% तैयारी है। अब मैं अगले 3 टॉपिक्स पर जाता हूँ, फिर मैं ग्रिड सी के टॉपिक्स पर जाता हूँ। ग्रिड सी के बहुत सारे सवालात मर्ज होकर मिक्स होकर एक साथ आते हैं। ग्रिड बी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IAS 8 एक साथ आ रहा होता है। तो इस तरह की तैयारी करने से आप बेहतर फील करेंगे। सेकंड सजेशन ये होगी कि सबसे पहले आप ग्रिड सी की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप ग्रिड बी पर मूव करें और फिर आप ग्रिड ए पर मूव करें। सर इसकी क्या रीजन है? देखिए ग्रिड सी में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ग्रिड ए में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रिड सी के कुछ टॉपिक्स के पॉइंट्स टेस्ट हो रहे हो। तो इस तरह से आप पहले सी करें, फिर बी करें और फिर ए करें और इसी हिसाब से आप दिन जो है वो बांट लें और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जब आपके ये 11 दिन पूरे हो जाएं तो फिर 3-4 दिन जो है आपके पास अगर बच जाएंगे, लेट से अगर मैं 2 हफ्ते का प्लान बनाऊं जिसमें आपने दूसरे सब्जेक्ट को भी ऑब्वियसली टाइम देना है, आप एक पास पेपर रिसेंट अटेम्प्ट का रोज कर लें। ठीक है जी। स्टडी मटेरियल क्या यूज करना है? अच्छा देखिए यार, हर टीचर अपने हिसाब से अपनी एक बुक बना रहा होता है, फिर वो बोलता है कि इस बुक को लो और इस बुक में मैंने ये डाला है वो डाला है। यार आप इस चीज को जरूर कंसिडर करिएगा कि कोई भी टीचर कोई भी बुक बनाता है तो वो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट अपने सामने जरूर रखता है। आईकेप ने स्टडी टेक्स्ट जो बनाई हैं उन स्टडी टेक्स्ट को फॉलो आपने लाजमी करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीचर्स की बुक को फॉलो ना करें,
उनकी, अगर आप कोई किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप उनकी रिकमेंडेशंस को, उनकी बुक्स को ठीक है फॉलो करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आईकेप की अपनी स्टडी टेक्स्ट है। इसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। ये एक ऑफिशियल किताब है। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो पास पेपर्स हैं, इसमें जो प्रैक्टिस मटेरियल है, इसमें जो टेक्स्ट है, उसी से आपके पेपर में चीज़ें इंशाल्लाह ताला आ रही होंगी। लास्ट 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स, मैं एक चीज़ बहुत बार एम्फेसाइज करता हूं कि रादर देन कि आप जो है ना वो 200 या 300 अलग अलग सवाल करें, आप बोले मैं इस टीचर से भी सवाल इसने करवाए थे वो भी कर लेता हूं, मैंने इसने जो सवाल करवाए थे वो भी कर लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, और आप 200-250 सवाल करें, कोई खास फायदा नहीं होगा। आप 50 से 70 क्वालिटी सवाल सेलेक्ट करें और उन्हीं को 3 बार कर लेंगे, यानी कि लेट से 70 to 3 is 210। 200 अलग अलग सवाल करने से बेहतर है 70 सवाल 3 बार कर लिए जाए, आपके जहन में कुछ बातें बैठेंगी, आपको चीजें रिकॉल होना शुरू होंगी। जब आप एक ही सवाल को दूसरी या तीसरी बार दोहरा रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट्स रिटेन होना शुरू होंगे, और इस तरह से आपकी लर्निंग बेहतर होगी। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी कोई मेरे पोर्टल से पढ़ रहा है, उसे पोर्टल के सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, प्लस उसने स्टडी टेक्स्ट की रीजनेबल रीडिंग जहाँ जहाँ ज़रूरत थी अपने हिसाब से कर ली है, और वो पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स, पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स, पिछली 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कर लेता है, रफली 2021 या 2022 से लेकर 2026 तक के पास पेपर अगर आप कर लेते हो और वही 2 बार 3 बार कर लेते हो, तो आपके पेपर के 70 से 80 मार्क्स आप नोट करिएगा, आप देखिएगा कि वैसे ही होंगे जैसा आपके पास पेपर्स थे, उसमें कोई खास वेरिएशन नहीं होगी। अंग्रेजी अलग तरह से लिखी भी होगी, वैल्यूज कुछ अलग होंगी, लेकिन 70-80 मार्क्स आप बड़े आसानी से मैनेज कर रहे होंगे। अब आप इसको यूं समझ लें कि 80 मार्क्स आपने जो रटा हुआ है, जो आपने ठीक से पढ़ा हुआ है, जो आपने ठीक से समझा हुआ है, जो आपने ठीक से पास पेपर 3-3 बार करा हुआ है, उसमें से आ जाते हैं, और 20 मार्क्स नए आ जाते हैं। ये जो 80 मार्क्स आपने 4-5 बार अपनी नजरों से, आंखों से गुजार कर उनको समझा हुआ है, उनको प्रैक्टिस की हुई है, उनको कैलकुलेटर पर गो थ्रू किया हुआ है, उनकी बार बार रीडिंग करी हुई है, लेट से इसमें आप 45 ले आते हो, और जो बिल्कुल ही कोई नई चीज आ जाती है उसमें आप 5 मार्क्स ले आते हो अटेम्प्ट करने के लिए, फिर भी आपके पास 50 मार्क्स बआसानी बन जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज आपके आंखों से 10 बार गुजरी है उसमें से 80 मार्क्स आएंगे, और उसमें से भी आप 45 ले आओ, जो कि लोएस्ट मैंने बहुत कम कर दी है ना। और जो नहीं देखा उसमें एक अपने आइडिया से सवाल, जाहिर है डेफिनेटली उन्हीं टॉपिक्स में से जो होगा जो आपने पढ़े हैं उसमें से 5 ले आओ, तो फिर भी आप 50 पर आराम से पास हो सकते हो। बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इन टीचर ने जो करवाया था वो भी कर लेता हूँ, इस टीचर की बुक भी कर लेता हूँ, अच्छा इसके पोर्टल का फ्री एक्सेस मिला है चलो ये भी कर लेते हैं, और फिर जो है वो इसकी किताब भी कर लेते हैं, अरे भाई ये तो बड़ा नया सवाल है, इसको सवाल, इस सवाल को भी कर लेते हैं। देखिए उसमें आप रिटेंशन नहीं कर सकेंगे। नॉलेज आपकी इंक्रीज हो रही होगी लेकिन रिटेंशन नहीं हो रही होगी। पेपर पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता, आपको टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपकी रिटेंशन होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास पैनिक को कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज की बुनियाद पे पेपर क्लियर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आप सिर्फ नॉलेज ही हासिल करना चाहते हैं तो आप हज़ारों सवाल आपके पास अवेलेबल है, मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं उसके सवाल कर सकते हैं, आप जितनी नॉलेज गैदर करेंगे अच्छा है। बहरहाल आपकी रिटेंशन पावर भी काउंट करती है। अगर आपने नॉलेज पर 90% एफर्ट करी है और रिटेंशन पर 5 या 10% करी है, आप पेपर में स्ट्रगल करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है, कुछ सवाल पकड़ें और अच्छे से करें। इसके बाद पास पेपर एनालिसिस मैंने आप लोगों के ग्रुप पर शेयर किया है, उसको एक बार देख लीजिएगा और उसके हिसाब से चलिएगा। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से डिलीट हुए हैं, अगर पास पेपर में कोई ऐसा सवाल देखें जो आपको लग रहा हो कि भाई ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ये कौन सी चीज़ आ गई, तो मुझसे या मेरे टीचर असिस्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें। टेस्ट और मॉक्स जो आप लोगों के कंडक्ट हुए हैं वो तमाम टेस्ट और मॉक्स करें। ये दो मेरे टीचर असिस्टेंट के मैंने यहाँ पर नंबर्स लिख दिए हैं, इन टीचर असिस्टेंट को बोलें कि आपको जो पब्लिक ग्रुप है उस पर ऐड कर दें, और आपके साथ जितने भी पिछले टेस्ट पेपर्स हैं वो सारे आपसे शेयर कर दिए जाएं। फाइनली आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जैसी आपकी तैयारी है ऐसी ही हजारों बच्चों की तैयारी है, तो आपने पैनिक नहीं करना। आपने अगर रीजनेबल एफर्ट करी है, आपने अगर मुझसे पढ़ा है, मेरी बात मानी है, किसी और टीचर से पढ़ा है उसकी बात मानी है, और आपने उनकी बातों पर अमल किया है, पोर्टल को फॉलो किया है और अपनी ईमानदारी से तैयारी करी है, आपका पेपर निकलेगा।
तो आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। 100% टॉपिक ज़रूर कवर करिएगा, कोई टॉपिक छोड़िएगा नहीं। इंपॉर्टेंस के हिसाब से कम तैयार ज़्यादा तैयार कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। रीज़न क्या है कि आपके जो सेक्शन होगा उसमें कोई भी सवाल आ सकता है। बिल्कुल भी वक्त ज़ाया ना करें, आखिरी दिन है, आखिरी दिनों में वक्त ज़ाया करना नहीं बनता। आखिरी 15-20 दिन आपने घर पर गुजारने हैं, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई करें, टाइम मैनेजमेंट पर काम करें। कुछ पास पेपर्स जो हैं वो टाइम नोट कर कर बिल्कुल आखिरी के दिनों में एक आधा या दो पास पेपर ज़रूर सॉल्व करें। और परफेक्शन ज़रूरी नहीं है, पेपर का पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई सवाल 20 मार्क्स का है और आपको लग रहा है कि भाई आपने इतना कर लिया है कि आपके 15 या 17 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ये ना सोचें कि अब इसमें बचे हुए 3 या 5 मार्क्स लेने के लिए भी मैं आधा पौना घंटा लगा दूं। पेपर आपका एक लिमिटेड टाइम का है और उसके अंदर आपको सॉल्व करना है। आप अगर किसी ट्रांजैक्शन में स्टक हो जाते हैं, आपने बाकी सवाल अच्छे से कर लिया, अब मूव ऑन करें, अगले सवाल पर जाएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से, इस शॉर्ट वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। बराए मेहरबानी बातों पर अमल करिएगा, पास पेपर्स बहुत फोकस से सॉल्व करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।